नमस्कार। गीता आईएएस में आपका स्वागत है। समय बर्बाद न करते हुए आज 25वीं क्लास है और हम पढ़ेंगे, ये आप स्क्रीन पे सामने देखेंगे, ट्रस्ट ऑफ प्राइवेसी। स्क्रीन पे देखिए जो रेड से सर्कल में जा रहा है, ट्रस्ट ऑफ प्राइवेसी पढ़ेंगे। क्या होता है ट्रस्ट ऑफ प्राइवेसी? हिंदी में इसको कहते हैं निजता का विश्वास। क्या होता है ट्रस्ट ऑफ प्राइवेसी? इसका मतलब यह है, नॉर्मल बातों की तरह समझाता हूँ, ठीक है? कि मान लीजिए जब कोई व्यक्ति जो है आपसे कहता है या आपको अपनी निजी बात बताता है, जैसे आप लोगों को दोस्तों में होता है ना, कि जब कोई परेशानी हो, बीमार हो, आर्थिक स्थिति या मन में कोई बात होती है, तो आपसे उम्मीद करता है वो कि आप उसकी बात को दूसरों को नहीं बताएंगे, ठीक है? यही होती है ट्रस्ट ऑफ प्राइवेसी। होता है ना, आपका दोस्त आके आपसे कहता है कि यार देखो, बहुत आप देखते हैं आपका दोस्त जो बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा है, तो आप उससे पूछते हैं कि क्या बात है, तो वो आपसे बोलता है कि मैं तुम्हें बता तो दूंगा लेकिन तुम किसी और को बताना मत, ठीक है? इस तरह की बातें होती है। तो आपसे कसम खाओ कि नहीं बताओगे किसी को, तो आप कहते हैं कि ठीक है हम नहीं बताएंगे, तुम बताओ हमें। तो ये क्या है? तो वो आपको अपनी बात बताता है, आप उसकी सीक्रेट को अपने पास रखते हैं, किसी को नहीं बताते। यही है ट्रस्ट ऑफ प्राइवेसी, ठीक है? समझ में आया? निजता का विश्वास इसी को कहते हैं। अगर आप किसी को बता देते हैं, अगर उससे आप तो वादा कर दिए कि हाँ ठीक है, लेकिन आपने जाके किसी को बता दिया, तो क्या हो जाएगा? ये वायलेशन ऑफ ट्रस्ट ऑफ प्राइवेसी हो जाएगी। तो ट्रस्ट ऑफ प्राइवेसी यहाँ नहीं रह जाएगी। लेकिन जब आप उसकी बातों को सुनते हैं लेकिन किसी को नहीं बताते हैं, तो इसे ट्रस्ट ऑफ प्राइवेसी कहा जाएगा। क्यों ज़रूरी है ट्रस्ट ऑफ प्राइवेसी? अभी समझ में आएगा कि क्यों मैंने ये ट्रस्ट ऑफ प्राइवेसी भी बताया, समझाया है। और ट्रस्ट ऑफ प्राइवेसी क्यों ज़रूरी है? ये रिश्तों में जो है विश्वास बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है, भावनाओं की सुरक्षा और सुरक्षा की रक्षा के लिए भी, सामाजिक और कानूनी मर्यादाओं के पालन के लिए ज़रूरी होता है, सरकारी तंत्र, चिकित्सा, काउंसलिंग और बैंक में भी जो सुरक्षा के लिए होता है। आप जब व्हाट्सएप चलाते हैं, तो जब व्हाट्सएप आप अपना अकाउंट बनाते हैं तो उसमें लिखा होगा टर्म पॉलिसी, आई एग्री आप करते हैं, तो आप आगे बढ़ता है, ठीक है? उस पॉलिसी में एक बात मेंशन होती है कि आपकी जो भी बातें हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होगी, ठीक है? मतलब आपके पास जिसका व्हाट्सएप नंबर हो, आप डायरेक्ट आप उसी से बात करेंगे और थर्ड पर्सन आपको आपको आपकी बातों को नहीं सुन पाएगा, ना देख पाएगा, ठीक है? ये व्हाट्सएप ने एक प्राइवेसी बनाई थी, ठीक है? ये है ट्रस्ट ऑफ प्राइवेसी। उसने जो टर्म और पॉलिसी बनाई थी जिस पे आपने एग्री किया था, वही है ट्रस्ट ऑफ प्राइवेसी। वो भी है। अगर वो व्हाट्सएप आपकी चैट को कहीं लीक करता है, उसका कमर्शियल यूज़ कर रहा है आपके भरोसे के बिना, तो ये ट्रस्ट ऑफ प्राइवेसी का वायलेशन है, ठीक है? वो तभी यूज़ कर सकता है उन सब चीज़ों को जब आपने उसको परमिशन दी हो कि आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है? लेकिन अगर वो बिना इजाज़त के, बिना परमिशन के ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो ये ट्रस्ट ऑफ प्राइवेसी का वायलेशन है। आप देखते होंगे कि आधुनिक डॉक्टर जो है मरीज के बीच जो जानकारी होती है वो गोपनीय रखते हैं। बैंक और ग्राहक के बीच जो है गोपनीयता बनी रहती है। आपके बैंक अकाउंट का जो गोपनीयता है वो बरकरार रहती है। गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारे निजी जो आपकी निजी जानकारियाँ शेयर नहीं की जाती। ये क्या है? ये ट्रस्ट ऑफ प्राइवेसी को मेंटेन किया जाता है। आप समझ में आ गया ब्रॉडर सेंस में कि ट्रस्ट ऑफ प्राइवेसी को क्यों पढ़ा रहा था मैं अभी? ट्रस्ट ऑफ प्राइवेसी का केवल आपस में केवल दोस्तों के बीच में ही नहीं होता है। ट्रस्ट ऑफ प्राइवेसी आपको पढ़ाने का मतलब ये है कि ये जो फेसबुक, डिजिटल मीडिया, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उसको समझाना। जब आप प्रशासनिक सेवा में होंगे, आप डिपार्टमेंट में होंगे, तो वहाँ पे भी ट्रस्ट ऑफ प्राइवेसी का बहुत महत्व होगा, ठीक है? समझ में आ गया कि ट्रस्ट ऑफ प्राइवेसी क्या होता है? एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। सिंपल स्क्रीन पे देखिए, कमर्शियल कैपेबिलिटीज़ मतलब व्यावसायिक क्षमताएं, ये समझेंगे क्या होता है ये कमर्शियल कैपेबिलिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है? क्या होता है ये? मान लीजिए कि आपके पास एक खेत है। मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम कि आपके पास एक खेत है
आप जो है खेत में गेहूं उगाते हैं, फिर उसमें उसे बाज़ार में बेचते हैं। गेहूं उगाया, बाज़ार में बेचा। गेहूं उगाने की तकनीक है, आपके पास ट्रैक्टर है, आपके पास मजदूर है, आपके पास मंडी से जुड़ाव है, दाम समझ में आता है आपको, सारी चीज़ें मंडी समझ में आती है। तो ये सब जो है आपकी कमर्शियल कैपेबिलिटीज़ हैं, आपकी व्यावसायिक क्षमता है। ठीक है, कि आपको बाज़ार की समझ है, आप में जो है योग्यता है फसल उगाने की, आपको उस फसल का दाम सेट करते हैं, इकट्ठा कर, मतलब आप तय करते हैं, दाम इकट्ठा तय करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो क्षमताएं हैं वो आपकी कमर्शियल कैपेबिलिटीज़ है। क्योंकि कोई भी चीज़ आप उगाया आपने, उसको मार्केट में उसका एक दाम बना दिया। समझ में आ गया? यही है कमर्शियल कैपेबिलिटीज़। समझ में आ गया? प्रोडक्टिव स्किल, उत्पादन, जैसे मुख्य बातें इसमें क्या होती है कि प्रोडक्टिव स्किल्स, उत्पादन करने की योग्यता होनी चाहिए, किसान को खेती का ज्ञान होता है, मार्केट एक्सेस होना चाहिए, सामान कहाँ और कैसे बेचें। ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होना चाहिए, वित्तीय शक्ति इसमें बनती है। ठीक है, निवेश करने की ताकत, मतलब कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है इसको। इनोवेशन होना चाहिए, नए तरीके से उत्पादन या मार्केटिंग करना होगा। ठीक है, कानूनी समझ होती है इसमें, व्यापार से जुड़े नियम, कानून, लीगल अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि व्यापार से जुड़े हुए जो नियम जानकारी है उसका ज्ञान होना चाहिए। तो ये सब मिला के आपके कमर्शियल कैपेबिलिटीज तय करते हैं। ठीक है, व्यावसायिक क्षमता, उदाहरण ले लीजिए, अगर व्यक्ति के स्तर पे, इंडिविजुअल पर्सन के लेवल पे, अगर कोई महिला घर में जो है ऑनलाइन अचार बेचती है, अचार बनाया फिर उसको ऑनलाइन बेचने लगी। ठीक है, तो ये उसकी कमर्शियल कैपेबिलिटीज़ है, व्यावसायिक क्षमता है उसकी। देश के स्तर पर भारत की आईटी सेवाएं, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस है, पूरी दुनिया में बिकती है आईटी सेवाएं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो की सर्विसेज है। तो ये क्या, ये भारत की कमर्शियल कैपेबिलिटीज़ है। ठीक, कंपनी के स्तर पे देखिए, अमेज़ॉन की जो लॉजिस्टिक्स है, ऐप टेक्नोलॉजी है और ब्रांडिंग है, ये उनकी कमर्शियल कैपेबिलिटीज़ हैं। आपकी इंडिविजुअल लेवल पे होगी, जैसे इंडिविजुअल पे बात की कि एक महिला अचार बना के बेच रही है, आपका कुछ XYZ हो सकता है, आपकी स्किल जो आप उसको दाम लगा सके मार्केट में। समझ में आया? तो कमर्शियल कैपेबिलिटीज़ क्या होती है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप उत्पादन करें, आपको उसका उत्पादन का ज्ञान हो, आप उसका मार्केट, आपके पास मार्केट एक्सेस हो, उसको मार्केट में आप बेच सके। ठीक है, उसका दाम बना सके। तो ये आपकी कमर्शियल कैपेबिलिटीज़ होंगी सारी चीज़ें। समझ में आया? अब कमर्शियल कैपेबिलिटीज़ का एथिकल होना क्यों ज़रूरी है। आपने सामान बनाया, आप सामान बेच रहे हैं, लेकिन उनका एथिकल होना क्यों ज़रूरी है, नैतिक क्यों होना ज़रूरी है। ठीक है, पहला ये है कि ईमानदारी और भरोसा बना रहे, इसलिए जो है एथिकल होना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए, हो सकता है मार्केट में कोई नकली दवा बनाए, झूठ बोले और बेचे, ग्रीन वॉशिंग करे। ग्रीन वॉशिंग करने का मतलब क्या है, झूठ मूठ का ऐड करे कि देखो ये दवा पीते ही तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि तुम जो है घोड़े से भी तेज दौड़ने लगोगे। ठीक, आपने दवा जो है पी ली, आप कछुए से भी कमज़ोर हो गए, तो झूठ बोल के आपको दवा बेच दी। ठीक है, तो ईमानदारी और भरोसा बना रहे, तो इस जो कमर्शियल कैपेबिलिटीज़ जो फेयर हो, उसके लिए क्या होगा, दवा बेचनी है लेकिन सही बेचनी है। जो जो आपने वादे किए कि इस दवा में ये क्वालिटीज़ है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये ईमानदारी और भरोसा बनता है। दूसरा क्या है, न्याय और समानता सुनिश्चित होता है। कमर्शियल कैपेबिलिटीज़ अगर एथिकल हो तो क्या होता है, फेयर कंपटीशन होता है, भेदभाव कम होता है। फेयर कंपटीशन क्या होता है, मार्केट में अगर दो व्यापारी हैं, आलू का दाम जो है गवर्नमेंट ने तय किया कि आप लोग 10 रुपये किलो के नीचे से नहीं बेचेंगे। ठीक है, एक व्यापारी आता है, वो 10 रुपये किलो ही बेचता है, लेकिन एक आदमी ऐसा आ जाता है, कहता है कि मुझे तो लाभ कमाना है, वो 9 रुपये 8 रुपये किलो बेचने लगता है, दाम घटा देता है थोड़ा। ठीक है, तो उसके यहाँ ज़्यादा भीड़ लग जाती है, इस लगे धड़ा बिकने। होता क्या है कि उसके सामान तो बिकता है, लेकिन
वो फेयर कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट ने तय किया था क्या कि 10 रुपये किलो में बेचना है, एक तो बेच रहा है एक नहीं बेच रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक जो 10 रुपये में बेच रहा था उसको घाटा जा रहा है, भेदभाव हो रहा है। ठीक है, तो समानता और न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए कमर्शियल कैपेबिलिटीज़ में एथिकल होना ज़रूरी है, उसका एथिकल होना ज़रूरी है। तो क्या होगा, सबको 10-10 रुपये में बेचना था। अब आप उस 10 रुपये में अपनी क्वालिटी बढ़ा सकते थे, क्वालिटी बढ़ाते तो लोग क्वालिटी भी कम करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, लंबे समय तक सफलता के लिए जो है कमर्शियल कैपेबिलिटीज़ का एथिकल होना ज़रूरी है। लंबे सफलता के लिए, जैसे टाटा कंपनी है ना, उसको उस पर लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं। क्यों भरोसा करते हैं भाई, क्यों? क्योंकि वो एथिकल है। अभी जो प्लेन हादसा हुआ था एयर इंडिया का, तो उसमें क्या हुआ, तो टाटा ने तुरंत घोषणा कर दी कि सबको शायद 1-1 करोड़ या 3-3 करोड़ पर पर्सन, 1-1 करोड़ पर पर्सन मिलेगा। जिन्होंने जान गंवाई है उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। उसने तुरंत अनाउंस किया। 300 लोग गए थे, 300 करोड़ रुपये दिया उसने तुरंत। ठीक है, तो ब्रांड की भरोसा भरोसा जो लंबे समय तक सफलता के लिए कमर्शियल कैपेबिलिटीज़ का एथिकल होना ज़रूरी है। कानूनी समस्या से बचाव होता है, मतलब ये कि जब आप कमर्शियल कैपेबिलिटीज़ आप में जो आपने सारी चीज़ें इकट्ठा की पैसे से, आपने उसका टैक्स भरा, टैक्स चोरी नहीं करा, टैक्स पे किया टाइम पे, तो क्या हुआ, कानूनी समस्या से बच गए। अब हम ये समझेंगे कि कमर्शियल कैपेबिलिटीज़ में जो है एथिकल होने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स का क्या रोल है। ठीक है, उसका लिंक समझेंगे। स्क्रीन पे देखेंगे जो रेड से सर्कल कर रहा हूँ ना, इसको समझने के लिए इस कमर्शियल कैपेबिलिटीज़ के एथिकल होने को कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट को से लिंक करना है। ठीक है, उससे पहले हम ये समझेंगे कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है। ठीक, बेसिक, और फिर उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, उसके बाद हम लिंक करेंगे। कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है? कोड ऑफ एथिक्स जो है एक नैतिक सिद्धांतों का एक समूह है। ठीक है, नैतिक सिद्धांतों का समूह मतलब ये कि जो संस्था व व्यक्ति है कोई, उस सही और गलत के फ़र्क को समझना चाहिए उसको। ठीक है, और क्या है ये कोड ऑफ एथिक्स? ये बुनियादी मार्गदर्शक है, गाइडलाइन है। ठीक है, मतलब व्यापार या काम में ईमानदारी, पारदर्शिता, न्याय व जिम्मेदारी निभानी चाहिए किसी को। जब इन दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या निकलेगा कि नैतिक सिद्धांतों का समूह है और एक जो है बुनियादी गाइडलाइन है। ठीक है, फंडामेंटल गाइडलाइन है। तो दोनों क्या मतलब है कि सही और गलत का फ़र्क समझे लोग, और ईमानदारी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी से काम करना चाहिए उनको। ये है कोड ऑफ एथिक्स। समझ में आया? तो एग्जाम्पल के लिए एक लाइन बोलेंगे कि हम ग्राहक को हमेशा सच्ची जानकारी देंगे, ग्रीन वॉशिंग नहीं करेंगे। ग्रीन वॉशिंग का मतलब समझाया था ना कि बाबा रामदेव के जो कुछ प्रोडक्ट थे, अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है उनको ग्रीन वॉशिंग का जो है झेलना पड़ा। ग्रीन वॉशिंग का मतलब उनको ऊपर ये आरोप लगा कि आपने झूठा ऐड किया हुआ है, झूठी तरीके से ऐड करके सामान बेचने की कोशिश की है। यही है ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, कि हमारा प्रोडक्ट देखो कितना हर्बल है, हर्बल भी फेल है। हम जो नेचुरल आपका सेब पेड़ से तोड़ के खाते हैं ना, वो भी हर्बल नहीं है, हमारा प्रोडक्ट हर्बल है। तो ये क्या है, ग्रीन वॉशिंग कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट उठा लाया, कहा कि आइए दिखाइए अपना ग्रीन कितना हर्बल है। हाथ जोड़ के खड़े करें, माफ़ कर दीजिए, कोई हर्बल नहीं है, आपको जाने दीजिए। हर्बल तो है लेकिन ऐड में ज़्यादा हर्बल दिखा दिए। ठीक है, तो ग्रीन वॉशिंग किया, झूठ बोला, झूठा ऐड किया, ग्राहक अट्रैक्ट हो गए ज़्यादा लोग। तो और कंपनियां जो है पीछे हो गई कि यार ये झूठ बोल के जो है ऐड कर दे रहे हैं, लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, हमारा माल बिक नहीं रहा, केस करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ग्राहक को हमेशा सच्ची जानकारी देने की कोशिश करेंगे, झूठा गुमराह नहीं करेंगे उनको, और पर्यावरण की रक्षा करेंगे। ये है कोड ऑफ एथिक्स समझाया अभी। कोड ऑफ एथिक्स में क्या आता है, आदर्श। ये कोड ऑफ एथिक्स किसी भी कंपनी का हो सकता है, आपके जीवन का कोड ऑफ एथिक्स हो सकता है कि हमको ऐसे अपने चलना है, अपनी संस्थाओं को बना सकते हैं। ठीक है, सारे डिपार्टमेंट का होता है अपना अपना कोड ऑफ एथिक्स। अब कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, स्क्रीन पे देखेंगे जो सर्कल हो रहा है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, व्यवहार संहिता क्या होता है? ये एक नियम है और कह सकते हैं एक व्यवहार है कि व्यापार में कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए।
यही है कोड ऑफ कंडक्ट। आप कोई कोड ऑफ एथिक्स तय करते हैं कि हम ईमानदारी से, हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। अब उसी चीज़ को जब आप व्यवहार में ला देते हैं तो वो होता है कोड ऑफ कंडक्ट। आपने नियम बनाया कि रिश्वत नहीं लेना है, झूठ नहीं बोलना है, तो ये आपका कोड ऑफ एथिक्स है। जब आप उसकी तरह एक्ट करते हैं ना, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट हो जाता है कि आप अब एक्ट भी कर रहे हैं उस तरीके का। समझ में आया? अब लिंक समझेंगे, जैसे कमर्शियल कैपेबिलिटीज़ का कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट से लिंक क्या है। मान लीजिए एक कंपनी जो है मोबाइल बनाती है, अब समझ रहे हैं कहानी से। और कोड ऑफ एथिक्स कंपनी के जो कोड ऑफ एथिक्स है कहती है हम हमेशा ग्राहकों को बेहतर और सुरक्षित उत्पाद देंगे। लिंक नहीं समझ रहे हो, कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स को ही समझ रहे हैं। एक उदाहरण से, कोड ऑफ एथिक्स जो कंपनी का कोड ऑफ एथिक्स है कहता है कि हम ग्राहकों को हमेशा बेहतर और सुरक्षित उत्पाद देंगे। फिर वही कोड ऑफ कंडक्ट क्या करता है, कर्मचारी हर मोबाइल की गुणवत्ता जांचेंगे, कोई खराब सामान ग्राहकों को नहीं भेजेंगे। ठीक है, वो व्यवहारिक लेवल पर चेक भी कर रहे हैं उसको। एक तो पैरामीटर, एक सिद्धांत तय कर दिया, लिख दिया, अब उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, जांच परख कर रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं। कमर्शियल कैपेबिलिटीज़, कंपनी के पास उन्नत तकनीक है, अच्छी मार्केटिंग और बिक्री की क्षमता है उनके पास। ये कमर्शियल कैपेबिलिटीज़ है उनकी। कोड ऑफ कंडक्ट समझ में आया, कोड ऑफ एथिक्स समझ में आया, ये कमर्शियल कैपेबिलिटीज़ है। अब एथिकल कमर्शियल कैपेबिलिटीज़ क्या होती है, जो स्टार्टिंग में बात कहते हैं कि कमर्शियल कैपेबिलिटी का एथिकल होना ज़रूरी है। कंपनी अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके नैतिक तरीके से माल बनाती है और बेचती है, जिससे ग्राहक को नुकसान ना हो। ये एथिकल कमर्शियल कैपेबिलिटीज़ है। बेचने की क्षमता है लेकिन एथिकल है, नुकसान नहीं होना चाहिए। समझ में आया? अब एक कहानी लेंगे, हाइपोथेटिकल कहानी लेंगे समझने के लिए। पूरे इसको अभी तक कोड ऑफ कंडक्ट से कोड ऑफ एथिक्स और एथिकल कमर्शियल कैपेबिलिटीज़ को पूरा लिंक करते हुए समझने के लिए एक एग्जांपल ले लें। ठीक है, एक रमेश नाम का व्यक्ति है, एक मिठाई की दुकान खोली उसने। ठीक है, एक रमेश नाम का व्यक्ति है, उसने मिठाई की दुकान खोली। उसके पास मिठाई बनाने की कला थी, वहाँ पे बाजार भी था कि मिठाई बिक सके। तो मिठाई बनाने की कला और बाजार होना, ये कमर्शियल कैपेबिलिटीज़ है। क्योंकि बाजार और मिठाई की दुकान कहाँ खोली है, उसको पता था कि बाजार यहाँ है, और उसे मिठाई बनाने की कला थी, तो बाजार का ज्ञान था उसको मिठाई बनाने के तरीके पता थे, तो ये उसकी कमर्शियल कैपेबिलिटीज़ थी। ठीक है, अब कोड ऑफ एथिक्स का क्या रोल आएगा इसमें। कोड ऑफ रमेश सोचेगा, रमेश ने भी मिठाई की दुकान खोली थी। रमेश सोचेगा कि दुकान चलाते समय वो अपने ग्राहकों के साथ हमेशा ईमानदार रहेगा। ईमानदारी में क्या रहेगा भाई, कि वो कभी मिठाई में मिलावट नहीं करेगा, ग्राहकों को कोई सही वजन देगा। 1 किलो तय किया तो 1 ही किलो दे देगा, नीचे नहीं कि चुंबक लगा के 1.5 किलो, जो 1 किलो के दाम में 800 ग्राम तोले। आपने नायक मूवी देखी थी ना, जिसमें अनिल कपूर एक दिन का सीएम रहता है, तो क्या करता है दुकानदार, नीचे चुंबक लगाया रहता है, जो 1 किलो का दाम रहता है वो 700 ग्राम लोगों को देता है, तो 300 ग्राम का घपला करता है, 300 ग्राम तक का दाम उड़ा ले जाता है अपने पास। ठीक है, तो उस तरीके का कुछ नहीं करेगा, सही वजन करेगा, दाम भी उचित रखेगा, एक फेयर प्राइस रहेगा। समझ में आया? तो ये उसका कोड ऑफ एथिक्स था उसकी मिठाई की दुकान का। ठीक है, उसके लिए नैतिक कोड ऑफ एथिक्स था उसका। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट का रोल क्या है, अब इसका लिंक इसमें समझेंगे। रमेश अपने काम के लिए कुछ नियम भी बनाया कि मिठाई साफ सुथरे बर्तन में रखनी है, मतलब मिठाइयाँ साफ सुथरे बर्तन में ही रखता है वो। ग्राहकों से शिष्टाचार से बात करता है, तमीज़ से बात करता है, ऐसे कहता है आइए आइए सर, आइए सर, आइए सर। ठीक है, वो नहीं कि आते ही तुरंत होता है ना कि एकदम तन गए हैं कि आओ आओ हमारी बड़ी दुकान है, तुम हो ही क्या तुच्छ प्राणी, आके बैठो और खा के जाओ यहाँ से, इस मूड में आ गया। हमेशा समय पर दुकान खोल रहा है और समय पर बंद कर रहा है, ये उसका कोड ऑफ कंडक्ट हो गया। ठीक है, तो इससे हमें सीखने को क्या मिला, कोड ऑफ एथिक्स एथिकल कमर्शियल कैपेबिलिटीज से, कोड ऑफ कंडक्ट से क्या सीखने को मिला है। मतलब इसका ये है कि कमर्शियल कैपेबिलिटीज़ के साथ साथ कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट का भी पालन करना ज़रूरी है। मान लीजिए आप में कोई योग्यता है, कोई क्षमता है, ठीक है, और आप उड़ रहे हैं उस क्षमता और योग्यता के बल पे भी कि यार हम तो एकदम तोप हो चुके हैं, बम हो चुके हैं, फट जाएंगे कहीं। ठीक है,
ये बेवकूफ़ी है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। केवल क्षमता हो जाने से अगर आप इस तरीके की मूर्खता कर रहे हैं तो आप मार्केट में ज़्यादा दिन चल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके जीवन का ना कोई कोड ऑफ कंडक्ट है ना कोड ऑफ एथिक्स है। आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो क्षमताएं हैं, उसका सही इस्तेमाल होने के लिए उस पर लगाम लगाना ज़रूरी है। लगाम लगाने क्या क्या होगा? डिसिप्लिन में रखना होगा। डिसिप्लिन में क्या रखेंगे? आप अपने जीवन का कोई नियम बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करके उस तरीके से चलाएंगे। अगर आप में कोई क्षमता है, योग्यता है, उसको सही दिशा देने के लिए आपको अपने ऊपर लगाम लगाना पड़ेगा। भगवत गीता का बहुत ही सुंदर फिगर बना होता है ना यथार्थ गीता पे, जिसमें घोड़े चल रहे हैं और एक रथ जो सारथी है और घोड़ों पे लगाम लगाए हुए है। ठीक है, तो वो जो सारथी है और वो जो रथ है, रथ तो आपका शरीर है और जो घोड़े हैं, आँख कान नाक, आपके पांचों इंद्रियां हैं जो काबू में नहीं है, इधर उधर भाग रही हैं। तो आपका मन मन पे जो है, मन आपका सारथी, उसको लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है। तो वैसे ही जब आप में कोई क्षमताएं हैं तो उन पे लगाम लगाना ज़रूरी है। अगर वो क्षमताएं को सही दिशा नहीं देंगे तो पागलों वाली हरकतें होंगी इधर से उधर। ठीक है, मार्केट में ज़्यादा चल नहीं पाएंगे, लंबे टाइम के नहीं चल पाएंगे। ये कमर्शियल कैपेबिलिटीज़ एथिकल क्यों होना चाहिए, ये उसी का जवाब है। अगर कमर्शियल कैपेबिलिटीज़ आप में है और उसको जो है उसको एथिकल, आपने उस पर एथिक्स का लगाम नहीं लगाया तो मार्केट में नहीं चल पाएंगे आप। आपने कोई दुकान खोल ली, आपने कोई कंपनी चला रहे हैं, आप कुछ भी किसी प्रोफेशन में हैं और आप बदतमीजी किए जा रहे हैं सबसे कि हम तो तोप हो गए, बम हो गए, तो क्या होगा? एक टाइम के बाद जो है आपकी साख खराब हो जाएगी। कोई कह सकता है कि आपकी तरफ, आपसे हो सकता है कि आपकी साख इतनी खराब हो जाए कि कोई बात या काम करने बात करने ना पहुंचे, या फिर कहेगा कि अरे हटाओ यार, एक ही है क्या, और भी बहुत है, और औरों से करवा लेंगे। ठीक है, इस तरीके की घटना देखने को मिलेगी। तो आप में जब कमर्शियल कैपेबिलिटीज़ है तो उसमें आपको कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट का वो कह सकते हैं दाल और छौंक लगाना पड़ेगा। नहीं तो आपका जो है टेस्टी खाना नहीं बनेगा। आपके व्यक्तित्व का जो है, कह सकते हैं आपका व्यक्तित्व एकदम गोबर हो जाएगा। ठीक है, तो नैतिकता के बिना जो है नैतिकता के बिना क्षमता होने से व्यवसाय टिक नहीं पाता। नैतिकता के बिना क्षमता होने से व्यवसाय टिक नहीं पाता। मतलब ये है कि आपके पास क्षमता तो है लेकिन नैतिकता के बिना वो टिकेगा नहीं ज़्यादा। ईमानदारी, जिम्मेदारी, अच्छे व्यवहार से, ईमानदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी हटाइए, जिम्मेदारी और अच्छे व्यवहार से व्यापार में सफलता और समाज में सम्मान मिलता है। ठीक है, ईमानदार आप बहुत ज़्यादा हैं तो और बेहतर है, आपको तो होना ही पड़ेगा, आपको एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा कि ईमानदारी, जिम्मेदारी, अच्छे व्यवहार से व्यापार में तो सफलता मिलती है, समाज में सम्मान भी मिलता है। आप देखते हैं बहुत सारे दुकानदार, क्यों आपसे मिलने आप जाते हैं दुकान पर तो क्या कहते हैं, भैया 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 भैया, आइए आइए भैया भैया। क्या ये सबके अपने अपने एरिया का कल्चर होता ही है ना, हर राज्य का। आप जाएंगे केरला वेरला में, कर्नाटक में, वड़क्कम वड़क्कम करके ऐसे झुक झुक के आपको नमस्ते करके आपको दुकान पे बुलाते हैं। ठीक है, तो उनका तरीका है कि उनका जो है एक साख ना खराब हो, उनके ग्राहक नाराज ना हो। उनके पास कमर्शियल कैपेबिलिटीज़ तो है लेकिन अब उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स को भी ऐड कर दिया उसमें, कि सबसे अच्छे से बात करना है, साफ़ सफाई रखना है। केले के पत्ते में खाने तो नवा केला का पत्ता एकदम साफ़ सुथरा लाना है। ये नहीं कि केले के पत्ते किसी ने खा लिया, दक्षिण भारत के बता रहे हैं, केले के पत्ते किसी ने खा लिया, नीचे फेंका हुआ, उसको साफ़ करके फिर परोस दिया किसी को। ये नहीं करेंगे वो, अगर उनको लंबा चलना है तो कभी नहीं, तो धोखाधड़ी नहीं करेंगे। यही समझा रहे थे हम कि कमर्शियल कैपेबिलिटीज़ क्या होता है, कमर्शियल कैपेबिलिटीज़ का एथिकल होना क्यों ज़रूरी है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कोड ऑफ एथिक्स क्या है, और कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स का कमर्शियल कैपेबिलिटीज़ का एथिकल होना क्यों ज़रूरी है। ये सबका लिंक समझ में आया? आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या किसी डिपार्टमेंट में हैं, आप किसी डिपार्टमेंट का भी कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स होगा, उसको आपको पालन करना पड़ेगा। जैसे आईएएस लॉबी में डिपार्टमेंट में होता है, डीएम लोगों को, चाहे एसपी हो, जो आईआरएस आईएएस जो होते हैं उनका एक लॉबी होता है, वहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट, एक डिपार्टमेंट का कोड ऑफ कंडक्ट एथिक्स होता है, उसको आपको फॉलो करना होता है। उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं, यू हैव टू फॉलो दिस प्रोटोकॉल बोलते हैं ना उसको। तो क्या है, यही सारी चीज़ें हैं, अगर आप उसको वायलेट करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। समझ में आया? अब ये हो गया, इतना ही था समझाने के लिए।
अब आएंगे स्क्रीन पे, देखिए अब हम पढ़ेंगे सोशल वैल्यूज़ और इकोनॉमिक वैल्यूज़ क्या होते हैं। सोशल वैल्यूज़ आपको पता है, इकोनॉमिक वैल्यूज़ भी आपको पता है, लेकिन एक बार समझ लेना है, हमको समझना इसका विवाद है। एडम स्मिथ ने क्या बोला है, जॉन रॉल्स के विचार से क्या है, इनका विवाद क्या है, ठीक है, हमको डिस्प्यूट समझना है इसका। सोशल वैल्यूज़ क्या है? सोशल वैल्यूज़ आपको पता है, सम्मान, न्याय, समानता, सद्भाव, ईमानदारी, ये शुरू में बताया हुआ। इकोनॉमिक वैल्यूज़ क्या होता है कि मुनाफा कमाना, उत्पादन करना, मार्केट ड्रिवन प्रतिस्पर्धा, ये इकोनॉमिक वैल्यूज़ है। जब आर्थिक रूप से आपको कुछ कुछ प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, लाभ उसका जो है वैल्यूज़ बनेगा कि लाभ कमाना है, प्रोडक्शन करना है, कंज्यूम करना है, कंपटीशन करना है, ये इकोनॉमिक वैल्यूज़ है, ठीक है। अब इसका डिस्प्यूट क्या है, कहते हैं ना विवाद क्या हो गया इनमें, इन दोनों में विवाद हो जाता है कि समाज के लिए जो सही है, समाज के लिए क्या सही है, समाज के लिए सोशल वैल्यूज सही है, वो आर्थिक फायदे से टकरा जाता है, इकोनॉमिक वैल्यूज से टकरा जाता है। कैसे? जैसे मुनाफा कमाने के लिए कंपनियां सस्ते माल बनाने के लिए कर्मचारियों के अधिकारों की अनदेखी कर देती है। यहाँ आर्थिक वैल्यू सामाजिक वैल्यू से टकराते हैं। क्या है कि मान लीजिए एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के मालिक को मुनाफा कमाना है और वो मजदूरों का 8 घंटे नौकरी, 8 घंटे की जॉब होती है, उसको लिमिट मतलब गवर्नमेंट को साइड में रखते हुए 12-12 घंटे उनसे काम ले रहा है और उनका उतना प्राइस भी नहीं दे रहा, ओवर टाइम नहीं दे रहा, खूब मुनाफा कमा रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है, मुनाफा तो कमा रहा है, लेकिन एक तरफ सोशल वैल्यूज जो मजदूरों का जो अधिकार है वो उसका दोहन कर दे रहा है, तो सोशल वैल्यूज को वायलेट कर रहा है और इकोनॉमिक वैल्यूज को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, प्राथमिकता दे रहा है, ठीक है। समझ में आया क्या टकराव? यही टकराव है, यही टकराव है। एग्जाम्पल समझ में आ गया ना कि यही टकराव है, इकोनॉमिक वैल्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देना और सोशल वैल्यूज़ को इंपॉर्टेंस ना देना। और कभी कभी इसका उल्टा हो जाता है, सोशल वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, इकोनॉमिक्स वैल्यूज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो क्या होता है, क्राइसिस हो सकती है। हमें क्या करना है, सोशल वैल्यूज़ इकोनॉमिक्स वैल्यूज़ को इक्वल करके चलना है। इसका 3 रिलेशन बनेगा, एक ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। समझ में आया? आप सोशल वैल्यूज़ एक तरफ रखिए, इकोनॉमिक वैल्यूज़ एक तरफ रखिए, बीच में चिन्ह लगाना शुरू करिए, इसको ज़्यादा तो क्या होगा, ठीक है। अब इसी पर एडम स्मिथ, जो कि 1723 से 1790 तक चले थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन, ये इकोनॉमिक्स पे बुक है। इन्होंने कहा कि व्यक्ति जब अपने आर्थिक स्वार्थ को पूरा करता है तो अप्रत्यक्ष रूप से समाज के लिए भला करता है। इसे उन्होंने इनविजिबल हैंड कहा। इनविजिबल हैंड क्या है मार्केट का? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई को ही इनविजिबल हैंड कहते हैं। डिमांड एंड सप्लाई का मतलब क्या है कि कहीं मान लीजिए जहाँ डिमांड जनरेट हो रही है, आपने कोई प्रोडक्शन किया, उसको सप्लाई किया, ठीक है, तो ये क्या है, डिमांड ड्रिवन सप्लाई कर रहे हैं आप, ठीक है। तो क्या होगा, आप कंजम्पशन करेंगे, फिर वो ड्रिप कर करके और लोगों को भी मिलेगी। समझ में? इसीलिए कहते थे इनविजिबल हैंड है वो। ये एडम स्मिथ का कहना है। मतलब अगर कोई अपने फायदे के लिए काम करेगा तो अंततः समाज की समृद्धि होगी, इकोनॉमी जो है मजबूत होगी। इनका सेंस यही था, इकोनॉमी मजबूत होगी तो लोगों को नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो इकोनॉमिक पावर आएगा, सुपर पावर बनेगा देश। इनका ये कहना था। एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक दुकानदार है, जब मुनाफा कमाने की कोशिश करता है तो वह बेहतर सामान और सेवा देकर ग्राहक को खुश करता है। मुनाफा कमाने की कोशिश में सामान बनाता है, बेहतर सामान बनाता है और सेवा देकर। इनका कहना एक हद तक ठीक था एडम स्मिथ का कि हाँ ठीक है, मुनाफा कमाने के लिए वो सामान बनाएगा, लेकिन ज़रूरी है नहीं है ना कि वो बेहतरी सामान बना दे, मिलावटी सामान बना के बेच दे। तो लेकिन बाद में इन्होंने अपने आप को करेक्ट करने के लिए क्या बोल दिया कि एडम स्मिथ ने माना कि नैतिकता और सामाजिक नियम जरूरी है, नहीं तो आर्थिक गतिविधियां जो है नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। अपने आप को फिर ये ध्यान में आ गया कि हाँ चलो यार ऐसा भी एक लाइन जोड़ देते हैं बोल के अपने डिफेंस में, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में। तो जब भी अब तो दिक्कत दिखने लगी है ना, तो ये डिफेंस में उनके बोला जाता है कि बाद में ये भी जोड़ दिया था एडम स्मिथ ने कि नैतिकता और सामाजिक नियम भी जरूरी है। तो ये महत्व देते थे
सोशल वैल्यूज़ को महत्व देते थे। ठीक है। जॉन रॉल्स, अब जॉन रॉल्स ने क्या बोला है, 1921 से 2002 तक चले थे ये, अरे उल्टा हो गया यार, हाँ हाँ 1921 से 2002 तक चले थे। जॉन रॉल्स, इन्होंने क्या अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में बताया था, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस मैंने पढ़ा है, और इससे पहले हमने डिफरेंस प्रिंसिपल भी पढ़ा था। तो रॉल्स ने कहा कि समाज में न्याय और समानता सबसे महत्वपूर्ण है, जस्टिस और इक्वालिटी पे ज़्यादा जोर दिया इन्होंने। उन्होंने कहा कि डिफरेंस प्रिंसिपल, इन्होंने डिफरेंस प्रिंसिपल दिया जिसमें कहा गया कि समाज में असमानता तभी स्वीकार्य है जब वह सबसे कमज़ोर वर्ग के लाभ में हो। इनइक्वालिटी तभी स्वीकार की जाएगी जब कमज़ोर तबकों को भी लाभ होगा, तभी माना जाएगा कि हाँ ठीक है ये इनइक्वालिटी हम सह सकते हैं। अगर इनइक्वालिटी इतनी बढ़ गई कि गरीब तबका जो है एकदम हाशिए पे चला गया, उसको न खाने को मिल रहा है एक टाइम, दूसरे टाइम सोच रहा है कि जिंदा बचे न बचे, ठीक है, और एक तरफ जो है एक ऐसा तबका है जो 500 रुपया जेब से निकालता है और बर्गर पिज़्ज़ा उड़ा देता है एक झटके में, और आधा खा के फेंक भी देता है। तो इसके खिलाफ थे जॉन रॉल्स। ठीक है, कहते हैं आप अमीर बनो लेकिन ऐसा तबकों को जो गरीब हैं उनको फ़ायदा होना चाहिए, ये नहीं कि एकदम नुकसान पे हाशिए पे टांग दो उसको और ख़त्म कर दो उनका शोषण करके। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे कि एक कंपनी जो है बहुत अमीर है हो जाती है, लेकिन उसके मजदूर जो है गरीब और परेशान है, तो ये न्याय संगत नहीं है। एक कंपनी है जो मजदूर लग के आपको अमीर बना रहे हैं, अपने मेहनत दे रहे हैं, जो आपको डिविडेंड हो रहा है तो उसका कुछ डिविडेंड का कुछ हिस्सा उनके लाभ पे खर्चा करना चाहिए उनको। ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि आप खर्चा करें अपने वर्कर्स पे। अब उनसे काम लिए, सैलरी दिए, और जब बोनस देने का टाइम आया तो हाथ खड़े कर लिए कि बोनस क्या होता है, हमको तो मिल ही नहीं रहा बोनस, हमारा तो सैलरी 1 रुपया है। कई कंपनियां जो है आप बहुत अच्छा दिखाने के लिए क्या करती हैं पता है, अपने आप को कहती हैं कि हमारी सैलरी 1 रुपया है, हम तो सैलरी ही नहीं लेते, नहीं जीरो सैलरी नहीं करेंगे, कहेंगे देखो हम कंपनी का जो मेन मालिक होता है वो अपनी सैलरी में दिखाता है कि हम 1 रुपया लेते हैं, लेकिन मामला इसका क्या होता है पता है आपको, कि एक तो कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा उन पे, उसका टैक्स जाएगा, अब जब सैलरी लेगा तो इनसे इनकम टैक्स भी लिया जाएगा, इसीलिए अपनी सैलरी क्या करते हैं 1 रुपया कर देते हैं कि हम देखो कितना अच्छे आदमी है, बहुत भले आदमी है, देखो हम 1 रुपया टैक्स लेते हैं। ऐसा होता नहीं है, ये बस एक दिखावा है कि हम 1 रुपया टैक्स ले रहे हैं, अगर ज़्यादा टैक्स लेंगे टैक्स के दायरे में आ जाएंगे वो, तो इनकम टैक्स लगेगा उन पे। आपने बहुत लोगों को सुना होगा ना, रील्स पे चलता होगा कि 1 रुपया आमदनी लेते हैं, अरे अब तो सैलरी 1 रुपया लेते हैं, कितने महान आदमी है। वो महान नहीं है, वो चालाक आदमी है, धूर्त आदमी है। समझ में आया? वो 1 रुपया टैक्स इसलिए ले रहा है कि सॉरी 1 रुपया सैलरी इसलिए ले रहा है क्योंकि उसको टैक्स ना देना पड़े, इन दोहरा टैक्स ना देना पड़े। एक तो कॉर्पोरेट टैक्स लग ही रहा है उस पर क्योंकि उसकी कंपनी है, उसके बाद उसकी सैलरी जो उसको मिलेगी कंपनी की तरफ से, तो उसको जो है उस पर इनकम टैक्स भी लगेगा, तो इसलिए नहीं लेता। 1 रुपया दिखाता है कि देखो हमारी सैलरी 1 रुपया है। समझ में? जब इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना तो सब उसमें सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे कि क्या 1 रुपया का खेल क्या है। जो बहुत बड़ा हीरो बनने लगते हैं ना, तो स्क्रीन पे दिखता है आपको कि हीरो बन रहे हैं, 1 रुपया लेते हैं, सैलरी ही नहीं लेते हैं, तो उनका सब खेल समझ में आएगा। इकोनॉमिक्स में जब आएंगे बात करेंगे पूरी तरीके से एक एक चीज़ पे। समझ में आया? कार्ल मार्क्स, अब कार्ल मार्क्स लो आते हैं। एडम स्मिथ हुआ, जॉन रॉल्स के बारे में पढ़ा, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब कार्ल मार्क्स, इकोनॉमिक्स वैल्यू के को इन्होंने इकोनॉमिक्स, कार्ल मार्क्स के बारे में तो सभी जानते हैं कि ये आर्थिक समानता पे ज़्यादा जोर देते हैं, तो इकोनॉमिक वैल्यू को ज़्यादा महत्व देंगे। ठीक है, इन्होंने कहा कि आर्थिक समानता बढ़ेगी तो सामाजिक मूल्य जो है जैसे न्याय और समानता कमजोर हो जाएंगे। इनकम इनइक्वालिटी हुई, इनकम इनइक्वालिटी हुई जब आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट पढ़ते हैं ना कि कुछ वर्ग के पास जो है देश का कम से कम 70% संसाधन उनके पास है, और जो कुछ वर्ग ऐसे हैं जो देश का जो है 1% मतलब 20% जो संसाधन उनके पास है, बस हल्का। तो ये इनकम इनइक्वालिटी को ही, ये मतलब सेंस उसका यही है कि आर्थिक असमानता जितनी बढ़ेगी और न्याय और समानता उतनी ही कमज़ोर होगी। ये होता हुआ दिखता भी है आज के टाइम पे। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स यही बोल रहे हैं, ये इकोनॉमिक वैल्यूज को ज़्यादा महत्व देते हैं कि आर्थिक समानता लाओ, उनको इकोनॉमी जो आर्थिक रूप से उनको ज़्यादा मजबूत करो। उदाहरण भी दिया उन्होंने,
कि फैक्ट्री का मालिक मुनाफा बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो मजदूरों को कम वेतन देता है और काम का समय बढ़ा देता है। जो वर्किंग आवर है उसको बढ़ा देगा, पैसा भी कम देगा और अपना मुनाफा भी दबाएगा खूब। ठीक है, तो मजदूर चाहते हैं कि उनको सम्मान मिले, सोशल वैल्यूज। सम्मान मतलब सोशल वैल्यूज होता है। तो यहाँ विवाद क्या है? यहाँ विवाद है कि मालिक का आर्थिक फायदा है और मजदूरों का सामाजिक न्याय कहाँ पर है। मालिक तो अमीर हो रहा है, लेकिन जो मजदूर को भी तो मिलना चाहिए ना वो सम्मान, जस्टिस, उसको साथ सोशल जस्टिस होना चाहिए उसके साथ, वो कहाँ है? ये विवाद है। ये जो मैं डिस्प्यूट बता रहा हूँ ना कि सोशल वैल्यूज इकोनॉमिक वैल्यूज में डिस्प्यूट क्या है, वो दिखाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान देंगे इधर। अब पढ़ेंगे कि सदजीवन क्या है, गुड लाइफ। कहते हैं ना कि हम पैसे कमाएंगे खूब जो है तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। तो वो अच्छा जीवन क्या है? अच्छा जीवन स्थायी है, अस्थायी है कि आपने ये इतना कोई पैरामीटर तय हो गया तो इतना कमा लेंगे तो स्थायी हो जाएंगे? कहाँ स्थायी होने वाले हैं? गुड लाइफ क्या है, अच्छा जीवन क्या है? ठीक है, इसको पढ़ने स्क्रीन पे देखेंगे, स्क्रीन पे जो सर्कल बना रहा हूँ ना उस पर, कि अच्छा जीवन क्या है। सब लोग बहुतों के मुँह से सुनते होंगे कि हम ये बन पा जाएंगे तो हम अच्छा जीवन पा जाएंगे, ये हो जाएगा तो अच्छा जीवन पा जाएंगे। फिर वहाँ पहुँचने के बाद उनकी भूख और बढ़ जाती है, फिर कहते हैं कि नहीं हमको ये अच्छा जीवन, इतना नहीं, ये अच्छा जीवन है। ठीक है, जो आपके पास अभी जो आपके पास है, हो सकता है किसी किसी की औरों की ख्वाहिश हो, उसके लिए वो उसका अच्छा जीवन बन जाए। मान लीजिए आपको 3 टाइम का भोजन मिलता है, मिडिल क्लास फैमिली में, आपको आपके पास पढ़ने की किताबें हैं, आपको जो है गाना टीवी देखने के सब कुछ है आपके पास, लेकिन आपको वो अच्छा जीवन नहीं लग रहा। आपको लगता है कि हम जो है बड़ा घर हो, बिग हाउस, बिग प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें हो, और हम जो है पब में जाके नाचे वाचे इस तरीके का, तो वो लगता है कि आपको अच्छा जीवन वो लगे। लेकिन जो अभी आपके पास है वही एक सड़क पे जो झोपड़ी लगा के रहने वाला लड़का है या लड़की है, बच्चा है, शायद उसके लिए आपका जीवन जो है सदजीवन लगे कि उसके पास ये सब होता तो बेहतर होता। तो कंपैरेटिव जो तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो आपके पास आपका जो गुड लाइफ है वो आपके लिए गुड लाइफ नहीं है, लेकिन किसी और के लिए है। अब जो आप सोच रहे थे कि मेरे पास बिग हाउस हो, बिग प्रॉपर्टी हो, तो फिर वो जो बिग हाउस बिग प्रॉपर्टी वाले हैं वो मन की शांति ढूंढते हैं। वो सोचते हैं कि हम कहीं किसी और देश में जाए तो वहाँ शांति मिलेगी, तो ये मेरा सदजीवन होगा। ठीक है, इसी से को समझना है, इसी को समझना है। मतलब क्या है सदजीवन, अच्छा जीवन का मतलब क्या है? अच्छा जीवन किसे कहते हैं? नॉर्मल परिभाषा इसका ये है कि खुशहाली हो, जीवन में संतोष हो, सही आचरण हो, आत्मिक शांति हो। इसमें फोकस करेंगे ज़्यादातर आत्मिक शांति हो। ठीक, आत्मिक शांति पे फोकस करेंगे। तो केवल पैसों या आराम के जीवन नहीं, बल्कि ऐसा जीवन जिसमें मन, शरीर, समाज तीनों का भला हो। आपके शरीर का भी भला हो, आपके मन का भी भला हो, समाज का भी भला हो, तीनों का भला हो। तो क्या होगा? वो सदजीवन होगा, अच्छा जीवन होगा। कुछ लोग को कहते हुए सुनते होंगे, अरे पैसा होगा तो जीवन में बहुत कुछ होगा। तो ये इसको डिनाई करता है, सदजीवन उसको डिनाई करता है ना, कहता है केवल पैसा होने से कुछ नहीं होने वाला। पैसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, तुम जरूरी थोड़ी ना तुम खुश रहोगे। मेंटल पीस नहीं मिला तो अब तुमको, पैसा तो है, मेंटल पीस नहीं मिला तो अकेलापन आ गया तुम्हारे अंदर, जीवन में सबसे अलग हो गए, अकेले पड़े हुए हो, मन में दुखी हो। पैसा आसपास सभी हैं लेकिन कोई अपना नहीं है आपका, तो मेंटल हेल्थ डिस्टॉर्ट होगा आपका। समझ में आया? तो गुड लाइफ कहता है कि मन, शरीर, समाज तीनों का भला होना चाहिए। आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, आपका शरीर ठीक होना चाहिए, आपके जीवन में संतोष होना चाहिए, खुशहाली होना चाहिए, आपका आचरण ठीक होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आप में आत्मिक शांति यानी मन शांत होना चाहिए आपका। ठीक है, तो क्या कहेंगे उसको? गुड लाइफ, सदजीवन बोलेंगे उसको। ठीक है, अब सबके लिए सदजीवन, अभी बोला ना कि तुलनात्मक रूप से देखना है सदजीवन किसके लिए क्या है। अब वही देखेंगे बड़े बड़े दार्शनिकों के ने क्या कहा है कि उनके लिए सदजीवन क्या है। अब आ रहे हैं चारवाक। पहले दौड़ के आके लाइन में खड़े थे, मैं खड़ा था, लाइन लगवाया सबका। मैं जानना चाहता था, देखो भाई सदजीवन सबका कैसा है, आप बताइए। तो चारवाक पहले लाइन में लगे थे, तो दौड़ते हुए आके बोले, सूर्य हम बताएंगे, पहले हम बताएंगे कि चारवाक कि सदजीवन क्या है। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई, बताओ चारवाक क्या सदजीवन है तुम्हारे लिए। तो वो कहते कि मजा,
मजा करना जीवन में सज्जीवन है। चारवाकों के बारे में पता ही है आपको कि वो जो है इहलोक पे ज़्यादा फोकस करते थे। वो परमार्थ में उनको परमार्थ जो परलौकिक जीवन में उन्हें कोई विश्वास नहीं था। वो भौतिक सुख पे ज़्यादा विश्वास करते थे चारवाक। उनका एक फेमस लाइन भी है कि पियो पियो पियो, इतना पियो कि जब तक धरती पे गिर ना पड़ो। मतलब शराब इतना पियो कि पी पी के धरती पे जब तक गिर ना पड़ो तब तक पियो। और उनका फेमस लाइन है संस्कृत में, मैं हिंदी में बोल देता हूँ, कि उधार लेके घी पियो, आनंद लो, मजा लो। ये उनका उनके लिए सद जीवन था। ये बोलते थे कि मजा लेना चाहिए, मजा लेना ही जीवन का सुख है। हमें केवल इस दुनिया में नहीं, इसलिए हम केवल इसी दुनिया में हैं। इसी दुनिया में है का क्या मतलब, इहलोक पे भरोसा कर रहे हैं कि यही दुनिया है और कोई दुनिया है ही नहीं, पृथ्वी ही है। इसलिए सुख और आनंद का पूरा आनंद लेना चाहिए। ठीक है, तो इनके लिए गुड लाइफ क्या है, भौतिक सुख और आनंद लेना। दारू पियो, मछली खाओ, घूमो फिरो, आनंद लो, जो आनंद हो सकता है सब सुख लो जीवन का। ये चारवाकों का दर्शन है। ये कहते हैं कि यही सत जीवन है, यही गुड लाइफ है। तो कुछ लोगों ने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, तब मैंने बोला कि अच्छा ठीक है चारवाक, तुमने तो अपना बता लिया, अब तुम लोग थोड़ा साइड हो जाओ, औरों को मौका देते हैं। तो एक पीछे खड़े हुए थे, अरिस्टिपस नाम था उनका, सुखवादी थे ये भी सुखवादी थे। तो ये आके कह रहे हैं, मैंने पूछा अरे भाई अरिस्टिपस बताओ तो सुख सदजीवन क्या है। तो वो कह रहा अच्छा 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 हम बताएंगे, अब हम बताएंगे, हमारी बारी आ गई, हमारी बारी आ गई, ठीक है हमारे हमारे। उनका ठीक है, आओ बताओ। तो कह रहा है कि तुरंत सुखों पर ध्यान देना चाहिए। मेरे मन में खलबली मच गई, तुरंत सुखों पर ध्यान देना चाहिए मतलब अरिस्टिपस थोड़ा सा एक्सप्लेन प्लीज प्लीज इलेबरेट, थोड़ा इलेबरेट, तुरंत सुखों का क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा कि मतलब कि छोटे छोटे खुशियों को अपनाना चाहिए। तो अब थोड़ा सुनने में अच्छा लगा, मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसा ऐसा मतलब और थोड़ा बता सकते हैं, एक्सप्लेन करेंगे कि छोटे छोटे खुशियों को ध्यान में रखने का क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा लो एग्जाम्पल लो। हम कहा दे दो एग्जाम्पल दे दो। तो उन्होंने कहा कि दोस्तों के साथ हंसना, स्वादिष्ट खाना खाना, ठीक है, पल पल की जो खुशियां हैं उनको नहीं त्यागना चाहिए, यही सदजीवन है। आप किसी दोस्त के साथ किसी मोमेंट पे बैठे हुए हैं तो वहाँ पे खुश हैं तो खुश रहिए, मिठाई खिला रहे खाइए, छोटे छोटे खुशियों को अपनाते रहिए, यही है गुड लाइफ, सदजीवन। ये अरिस्टिपस कहते हैं, ठीक है, कि हर पल का आनंद लीजिए, यही है सदजीवन अरिस्टिपस के लिए। तो पीछे से एक और आदमी हाथ खड़ा कर रहा था अरिस्टिपस के पीछे से कि हम बताएंगे सदजीवन क्या। तो मैंने कहा ठीक है अरिस्टिपस तुम साइड हटो, चारवाक के बगल में चल के खड़े हो, मूल्यांकन करते हैं तुम्हारा अभी। तो ये जो हाथ खड़ा कर रहा था मैंने उसको बुलाया, तो मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है। कह रहा स्टोइक। मैंने कहा स्टोइक। तो कहता हाँ मेरा नाम स्टोइक है और मैं स्टोइसिज्म को फॉलो करता हूँ, मेरा है वो दर्शन है। मैंने कहा ठीक है बताओ क्या है सज्जीवन, तुम थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहे हो मुझे। तो कहता है कि अच्छा बताते। तो कहता है कि सच्चा सुख जो है मन की शांति और आत्मनियंत्रण में है। मन की शांति और आत्मनियंत्रण ही सदजीवन है। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा धार्मिक टाइप का आदमी निकल आ गया, इसके लिए थोड़ा जो है सदजीवन मन की शांति और आत्मनियंत्रण में थोड़ा थोड़ा नज़दीक पहुंच रहा था। ये सब लोग अलग अलग बातें कर रहे थे। अरिस्टिपस बोल रहा है, चारवाक कुछ और बोल रहा है, स्टोइक कुछ और बोल रहा है। ये सबके लिए इनका सदजीवन अलग अलग था। तो स्टोइक के लिए क्या था, वो कहता है कि मन की शांति होनी जरूरी है, आत्मनियंत्रण होना जरूरी, यही सदजीवन है, यही अच्छा जीवन है। ठीक है, दुनिया के सुखों से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि अंदर की शक्ति पर ध्यान देना चाहिए। ये स्टोइक समझाने लगा मुझे। हम चुपचाप मैं इधर उधर देख रहा हूँ तो स्टोइक समझा रहा है मुझे। हम कहा ठीक है ठीक है। हम क्या फिर मैंने बोल दिया उदाहरण बता दो यार, बहुत अंदर अंदर बात कर रहे हो कि अंदर सब होना चाहिए, मन की शांति होना चाहिए, आत्मनियंत्रण होना चाहिए, उदाहरण बता दो थोड़ा एक, ताकि हमको और क्लियर हो जाए। तो स्टोइक बोला कि बारिश में भी खुश रहना चाहिए। फिर मैं एंटीना और खड़ा हो गया, हम कहीं बारिश में खुश होना चाहिए, क्यों खुश होना चाहिए। तो कहता है क्योंकि हम उसे बदल नहीं सकते। तो मेरे सर से थोड़ा बाउंसर चला गया। तो फिर कह रहा है स्टोइक कि देखो अब तुम ध्यान से जो मैंने बोला उसको पढ़ के समझो कि बारिश में भी खुश रहना चाहिए, क्योंकि हम बारिश को बदल नहीं सकते। समझ में आया? मतलब ये है कि आप बाहरी चीज़ों से जो है विचलित मत होइए। स्टोइक समझाने लगा मुझे कि बाहरी चीज़ों से विचलित मत होइए, आप अपने मन की शांति आत्मनियंत्रण पे ध्यान दीजिए। अब बाहर बारिश हो रही है, आपके हाथ में वो आप चाह लें कि बारिश नहीं होनी चाहिए, तो अब क्या आपके चाहने से बारिश रुक जाएगी? वो तो बारिश हो जाएगी।
इसीलिए मन की शांति ज़रूरी है। तो अब फिर मुझे थोड़ा थोड़ा मेरी बत्ती जलने लगी। हम कहा हाँ ठीक 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 बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो, ठीक है, तो तुम साइड में लगो, तुम साइड में लगो। तो इसका कहना था कि मानसिक संतोष और धैर्य होना चाहिए आपके जीवन में, यही गुड लाइफ है, यही सदजीवन है। मैंने कहा ठीक है, तुम अच्छा समझाया। स्टोइक सब थोड़ा जाके चारवाक और अरिस्टिपस के बगल में खड़े हो जाओ, करते हैं तुम्हारा मूल्यांकन। और फिर आते हैं जैन धर्म वाले। हम वो भी ऐसे वैसे गर्दन घुमा रहे थे कब से कि अब हम बताएंगे, अब हम बताएंगे। हम कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम भी आओ। तो जैन धर्म कहते हैं कि गुड लाइफ का मतलब समझाते हैं, वो 4 चीज़ें बताते हैं। सत्य, अहिंसा, 2 ठो तो गांधी जी वाला उठा लेते हैं, ठीक है गांधी जी वाला ठीक है। सत्य, अहिंसा, फिर कहते हैं संयम और आत्मशुद्धि जरूरी है, यही है सतजीवन। तो मैंने कहा यार एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, थोड़ा सा संस्कृत ज़्यादा हो गया। तो फिर कहा ठीक है हम समझाते हैं ठीक है। तो कहते हैं जीवन को बिना हिंसा व लोभ के शांतिपूर्ण जीना चाहिए। उदाहरण, किसी जीव को चोट नहीं पहुंचाना, शांति से जीवन बिताना, ठीक है। नैतिकता और आत्मशुद्धि ही गुड लाइफ है। आप समझ में आया? तो मैंने कहा हाँ हाँ अब समझ में गया, अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया कि मतलब सत्य, अहिंसा, संयम और आत्मशुद्धि जरूरी है, ठीक है। तो मैंने तो कहा कि हाँ ठीक है, आपने बहुत अच्छा बताया, समझ में भी आ गया कि ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। तो आप मानते हैं कि 4 जीवन होगा, तो ये 4 चीज़ें होंगी तो जीवन जो है सद्जीवन होगा, अच्छा जीवन होगा, गुड लाइफ होगा। मैंने कहा आप लोग भी चलिए थोड़ा सा अरिस्टिपस और जैन जो चारवाक उनके बगल में खड़े हुई, आपको मूल्यांकन करते हैं। तो एक और आया पीछे से, वो भी अपना टी शर्ट ऐसे ऐसे कर रहे थे। उनका नाम था अरिस्टोटल, अरस्तु। वो भी कह रहे थे हम बताएंगे हम बताएंगे। हम कहा आ जाइए, आप भी आइए, आप भी आइए, दौड़ के आइए, दौड़ के आइए। तो वो चप्पल पहने हुए थे, दौड़ के आ रहे थे, आवाज़ भी आ रही थी चप्पल से, फट फट पहुँच के आ गए हमारे पास। हमने पूछा आप बताइए सज्जीवन क्या है? तो वो बोल रहे हैं कि देखो भाई, यूडोमोनिया। मैंने कहा ये क्या होता है? तो कह रहे हैं कि आत्मा का परिपूर्ण विकास व अच्छाई, यूडोमोनिया, यही सज्जीवन है। मैंने कहा भाई साहब थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। आपने यूडोमोनिया का तो मतलब समझा दिया कि आत्मा का परिपूर्ण होना, उसका विकास होना, उसकी अच्छाई होना, मतलब हमारे यही व्यक्तित्व का विकास की बात कर रहे हैं आप। तो कह रहे हैं हाँ बहुत सही बहुत सही, हम यही बात कर रहे हैं। हमको थोड़ा एक्सप्लेन करिए, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। तो अरिस्टो बोल रहे हैं कि देखो भाई, सही कर्म करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, अच्छा इंसान बनता है, समाज में योगदान देता है, ठीक है। तो सद्गुणों के साथ जो जीवन जीता है वो सद्जीवन है। ईमानदारी, सम्मान, दूसरों का आचरण, सही काम करना, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति का काम करना, सही गलत का फर्क पता होना, ये सद्जीवन है। मैंने कहा आपका तो काफ़ी आसान है, आपने तो बड़ी अच्छे से समझा दिया आसानी से। मैंने कहा फिर भी अरस्तु साहब जाके चारवाक के बगल में खड़े हुए, आपका हिसाब किताब करते हैं हम अभी, ठीक है। फिर एक और पीछे ब्रेंच पे बैठे हुए आदमी थे, तो वो भी, इनका नाम था J.S. मिल। वो भी कह रहे थे कि हम भी बताएंगे। मैंने कहा हम रोके थोड़ी ना किसी को, सबको बताना है, बताना ही पड़ेगा, आइए। तो वो जूता मोजा पहने हुए थे, एक जूता निकाले हुए थे, दूसरा जूता डाल के फटफट करते हुए पहुँच आए। तो मैंने कहा ठीक है बताइए क्या है सज्जीवन आपके लिए, क्या है? तो मिल ने कहा, J.S. मिल ने कहा कि गुड लाइफ वह है जिससे सबसे ज़्यादा लोगों को सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। यूटिलिटेरियनिज्म, इन्होंने कहा कि यूटिलिटेरियनिज्म होना चाहिए, मतलब कि सबसे ज़्यादा लोगों को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुशी मिलनी चाहिए, मतलब अधिकतम से अधिकतम लोगों को सुख मिलना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए। इसमें 100% नहीं आएगा कि 100 से 100% लोगों को खुशी ही मिलेगी, लेकिन हाँ 98-95% लोगों को खुशी मिलनी चाहिए। 5 छूट जाए तो कोई बात नहीं, ये इनका कहना था, ये सद्जीवन है इनका। मैंने कहा ठीक है आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए भाई साहब, थोड़ा बगल में वो चारबाग या अरिस्टिपस सर को जा रहे हैं, उनको भी तो समझ में आए, ताकि मूल्यांकन करते वक्त पता तो चले जो बोला जा रहा है। तो ठीक है, कहा कि ठीक एग्जाम्पल दे देते हैं हम। तो एग्जाम्पल दिया, कहा कि समाज के लिए काम करना जिससे ज़्यादा लोग खुश रहें, समाज के लिए काम करना, उनकी खुशी के लिए काम करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुख मिल सके, खुश रह सके। समाज में 100 लोग को मिलकर एक समाज बनता है, तो 95 से 94-95 लोगों को सुख हो। 5 लोग छूट जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये है सद्जीवन, यही है सद्जीवन हमारे लिए। तो कह रहे हैं J.S. मिल की फ्रॉम माई साइड गुड लाइफ यही है, ठीक है। क्योंकि समाज में खुशहाली होना चाहिए, ये गुड लाइफ है, समाज में खुशहाली होना चाहिए।
तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल हो गया कि हाँ चलो भाई, हमको लगा कि जेस मिल को वोट चाहिए, इसलिए वोट बैंक के लिए को सामाजिक खुशहाली बोले। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोले आप। जाइए खड़े हुए बगल में, आपका भी हिसाब किताब होगा। तो फिर एक और आते हैं, इनका नाम है एरिक फ्रॉम। वो क्या कर रहे थे, ब्रेंच पे जो है तबला बजा रहे थे। होता है ना स्टूडेंट तबला बजाते रहते हैं ब्रेंच पे, तो बजा रहे थे ऐसे ऐसे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुंदर वाद्य यंत्र आप यूज़ कर रहे हो टेबल को, भविष्य में तबला बजाइएगा। अभी आइए जो सज्जीवन बताइए क्या है। सभी ने अपना अपना कुछ ना कुछ बताया है, सबके लिए क्या क्या सज्जीवन, आपके लिए क्या सज्जीवन है, गुड लाइफ आपके लिए क्या है। तो इन्होंने कहा देखो भाई, मैंने एक बुक लिखी है, द आर्ट ऑफ लविंग। मैंने कहा बुक तो अच्छी होगी, आपको क्या हमको देंगे पढ़ने के लिए? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल देंगे, हम आपको देंगे पढ़ने के लिए, लेकिन मतलब तो समझ लीजिए जो हमने उसमें लिखा है। मैंने कहा समझाइए। आपके समझाने से अगर मुझे ठीक लगा किताब खरीदनी चाहिए तो खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। तो कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि गुड लाइफ जो है प्यार करना और प्यार पाना है। अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि हाँ लगता है कि किताब खरीदनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि प्यार करना और प्यार पाना गुड लाइफ है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि असली सुख जो है रिश्तों में है, समझदारी में है, अपनेपन में है। तब मुझे लगा कि नहीं, एरिक फ्रॉम की किताब आप खरीदनी चाहिए, द आर्ट ऑफ लविंग जो है बुक खरीदनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया बोले आप कि प्यार करना चाहिए, प्यार पाना चाहिए, परिवार का प्यार हो, दोस्त का प्यार हो, समाज से जुड़ा होना चाहिए, प्रेम और संबंध की आप बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया एरिक फ्रॉम, बहुत बढ़िया। सज्जीवन यही होना चाहिए। ये एरिक फ्रॉम का था कि प्रेम और संबंध अच्छा होना चाहिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात बोले आप। चलिए अब जाइए जो है चारबाग के बगल में खड़े हो जाइए, उनके वही बगल में खड़े होइएगा, क्योंकि आपका रिफ्लेक्शन उनके अंदर जाना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। फिर एक और बैठे थे बेंच पे, वो इधर उधर गर्दन घुमा रहे थे, प्राणायाम कर रहे थे ऐसे ऐसे, और नाखून ऐसे ऐसे कर रहे थे कि बाल बढ़ेगा। गंजे थे थोड़े से, ठीक है। ये मजाक कर रहा हूँ भाई, सच में गंजे नहीं थे। ये यार महात्मा बुद्ध जी, महात्मा बुद्ध बैठे थे चीवर पहन के बगल में, ठीक है। महात्मा बुद्ध जी चीवर पहन के बैठे थे। मैंने कहा आइए आइए बुद्ध जी, आप भी आइए, दौड़ के आइए थोड़ा। तो खड़ाऊ पहने थे, खड़ाऊ एक कदम चलते थे तो खड़ाऊ ये घूम के फिर उनके सामने आ जाता था इस तरीके से। मैंने कहा ठीक है जल्दी आइए। तो वो मून वॉक करके पहुंच आए मेरे पास। मैंने पूछा आप बताइए आपके लिए क्या सज्जीवन है बुद्ध जी, आपने तो पूरे भारत में जो है अपना कीर्तिमान फैलाया हुआ है, आप बताइए, आज तो आज क्लास में बैठे हुए मेरे, बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई, गुड लाइफ क्या है कि दुखों से मुक्ति है और मन की शांति है। वो कहते थे ना कि सर्वम दुखम दुखम, सब कुछ दुखमय है, ठीक है। तो कहते थे कि इससे मुक्ति होना, इससे मुक्ति पा जाना और मन की शांति पा जाना, यही सुख, यही जो है सदजीवन है। मैंने कहा अच्छी बात है, आप बोल रहे हैं, थोड़ा सा और बताएंगे अपने बारे में। तो कह रहे हैं कि देखो इसके लिए क्या करना होगा, मध्यम मार्ग अपनाना होगा, सही काम करना होगा, ध्यान लगाना होगा, ध्यान में जाना होगा, आपको मध्यम मार्ग जो है अपनाना पड़ेगा। क्रोध छोड़कर प्रेम और करुणा अपनाना होगा, ठीक है। तो क्या है इनके लिए, निर्वाण और शांति सदजीवन है, गुड लाइफ है महात्मा बुद्ध के लिए। तो मैंने कहा आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम उनका पीठ भी थपथपाए, बहुत अच्छी बात बताया आपने। आप चारबाग से दूर खड़े होइएगा, नहीं तो उसका रिफ्लेक्शन आप में आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। महात्मा बुद्ध सरक लिए उधर। फिर आते हैं, एक और बैठे हुए थे कोने में एकदम, मकड़ी देख रहे थे, ऊपर मकड़ी जाला लगाया हुआ तो उसको देख रहे थे। मैंने कहा इधर आइए, उसको छोड़िए। तो इनका ये अब आ रहे हैं अब्राहम मैस्लो, ठीक है, अब्राहम मैस्लो। आपको नोट्स में सब मिलेगा, साहब सारे नाम मिल जाएंगे, ठीक है। अरिस्टिपस, स्टोइक, ये सब मिलेंगे। इनका दर्शन एक एक लाइन में सब दिया हुआ। एरिक फ्रॉम, महात्मा बुद्ध, फिर अब्राहम मैस्लो आते हैं। मैंने कहा मैस्लो साहब आप बताइए कि आपके लिए गुड लाइफ क्या है। तो अब्राहम मैस्लो बोल रहे हैं कि देखिए भाई, गुड लाइफ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैंने कहा बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं आप, थोड़ा हिंदी में भी समझा दीजिए, क्या कि हमारा छात्र जो हिंदी का है। तो कह रहे हैं अच्छा, तो आत्म साक्षात्कार ही जो है गुड लाइफ है। मैंने कहा थोड़ा आत्म साक्षात्कार आपने बहुत अच्छा बताया। मैं अभी यहाँ पॉज करके लोगों को ये बता दूं कि आत्म साक्षात्कार का मैंने पहले बता चुका हूँ क्या होता है, ठीक है। स्वयं का मूल्यांकन करना हर स्तर पे। तो अब ये जो है अब्राहम मैस्लो बोल रहे हैं कि देखिए उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए अपनी क्षमताओं को पहचान लिया और उसको पूरा करने में लग गए, तो अपने सपनों व लक्ष्यों को पूरा करना ही सदजीवन है, अकॉर्डिंग टू द अब्राहम मैस्लो।
तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मतलब एक गोल सेट करें और उसको पूरा करने के लिए हम लग जाए, यही सदजीवन है आपके लिए। उन्होंने कहा जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही पकड़े हैं। हम कहा ठीक है, आप भी थोड़ा सा जाइए, खड़े हो जाइए लाइन में। 9 लोग हो चुके थे। मैंने कहा बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो सदजीवन क्या है? आप समझ चुके हैं सदजीवन क्या होता है। सबके लिए अपना सदजीवन अलग अलग था नहीं, मतलब है, सबके लिए अलग अलग सदजीवन होता है। सब मानते हैं कि हमारे लिए सदजीवन ये है, एक्स है, वाई है, जेड है। मैंने कहा ना कि तुलनात्मक रूप से देखेंगे सबको कि कौन कौन क्या क्या कह रहा है। यहाँ 9 लोगों ने 9 दार्शनिक थे, 9 लोगों ने बोला कि सज्जीवन मेरे लिए जो है आत्मिक शांति है। कोई कह रहा है हमारे लिए शारीरिक सुख है सत्व जीवन। कोई कहता है कि हमारा कोई लक्ष्य है, उसको पाने के लिए जो है सज्जीवन मेरा है। तो सबका अलग अलग है। कोई कह सकता है कि मुझे खूब बहुत सारा पैसा कमाना है, वही मेरा सज्जीवन है। कुछ कह सकता है कि मुझे पैसा बहुत सारा लुटाना है, यही मेरा सज्जीवन है। ठीक है, लेकिन औसत रूप में जिससे हमें लिखना है एग्जाम में, तो क्या है कि आपके जीवन में खुशहाली होनी चाहिए, संतोष होना चाहिए, सही आचरण होना चाहिए, आपका आत्मिक शांति होनी चाहिए, मन शरीर और समाज तीनों का भला हो, तो उसको हम सदजीवन कहते हैं। ठीक है, औसत रूप में आप ये लिखेंगे तो आप अभी तक जितने भी 9 दार्शनिकों ने बोला है वो सब कुछ आ जाएगा इसमें। आप सदजीवन पे शोध करने जाएंगे, सबके लिए सदजीवन अलग अलग है, यही समझाना था मुझे। लेकिन लिखने के लिए ये जो वर्ड्स मैंने बोले हैं वो आप बुलेट पॉइंट्स में ऐड करके लिख देंगे कि सदजीवन। जैसे एक बड़ा सा गोला बनाइए, उसके अंदर खुशहाली, संतोष, सही आचरण, आत्मिक शांति डाल दीजिए और गोला बंद करके लिख दीजिए सदजीवन। सब समझ जाएंगे लोग कि सदजीवन समझ रहा है क्या है। और बहुत सारे दार्शनिकों को बोल दीजिए कि इसमें बहुत सारे मामले हैं। सब्जेक्टिविटी का मामला हो गया सदजीवन। सब्जेक्टिविटी क्या होता है समझाया था। सब्जेक्टिविटी का क्या ये सज्जीवन जो है सब्जेक्टिविटी का मामला है। सबके लिए सज्जीवन अलग अलग है। बहुत सारे दर्शनों का नाम अभी दे के एक एक दर्शन डाल दीजिए कि इनके लिए ये सज्जीवन, इसके लिए ये सज्जीवन, इनके लिए ये सज्जीवन। समझ में आया? अब हमें पढ़ना है एथिकल वर्च्यू, नैतिक गुण। समझ में आया? पहले पढ़ चुके हैं नैतिक गुण, बस यहाँ पे हल्का सा हिंट करके, क्योंकि ये अभी लास्ट नहीं है, अभी एक टॉपिक और बचा हुआ है। इस पे एक ही टॉपिक है, जिसके बाद पूरा आपका एक जो सिलेबस होता है, सिलेबस में एक टॉपिक है ना वैल्यूज एंड ह्यूमन इंटरफेस, वो पूरा खत्म हो जाएगा। एक टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, फिर हम दूसरे पे जाएंगे एप्टीट्यूड पढ़ने। ठीक है, केवल खत्म नहीं करना है हमें अच्छे से समझना है एक एक चीज़ को। तो एथिकल वर्च्यू, ये जो सही टिक किया क्या होता है, ये इस पे फोकस करना है। ठीक है, एथिकल वर्च्यू क्या होता है बताया है, रिपीट कर देते हैं। हम विचार, भावनाएं और व्यवहार को जो सही दिशा दे, हमारे विचार और व्यवहार और भावनाओं को जो सही दिशा दे, वही एथिकल वर्च्यू है। ठीक है, अब कौन है ऐसा एथिकल वर्च्यू जो हमारे जो विचार भावनाओं को सही दिशा देगा? सच्चाई, धैर्य, न्याय, ईमानदारी, दया इत्यादि, ये सब होंगे तो हमारे जो विचार हैं, भावनाएं हैं और व्यवहार हैं, उनको सही दिशा मिलेगी। ठीक है, अगर ये ना हो, सच्चाई की जगह झूठा हो, इम्पेशेंट हो, तो क्या होगा? आपको हल्का सा कोई कुछ बोलेगा, आप गुस्से में आ जाएंगे। जो जल्दी गुस्सा होता है उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जा सकता है, ये याद रखिएगा। जो बहुत जल्दी गुस्सा होता है उसका इस्तेमाल बहुत जल्दी से किया जा सकता है, तो कहीं भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो गुस्सा करना है, लेकिन कहीं गुस्सा करना है तो गुस्से की एक्टिंग करना है। आपको अपने गुस्से पे काबू होना चाहिए। सामने वालों को लगना चाहिए कि आप गुस्से में हैं, लेकिन आप गुस्से में नहीं, आप सोच समझ के गुस्सा किए। इसको कहते हैं कि समझदारी से गुस्सा लाना, कि कब गुस्सा लाना है, कब गुस्सा करना है, कब दिखाना है। तो ये नियंत्रण होता है, गुस्सों पे कंट्रोल है आपके कि कब हमको गुस्सा दिखाना है। आप बाय प्रोडक्ट आपके अंदर से नहीं आ रहा है गुस्सा, आप कह रहे हैं कि आप गुस्सा करना है, अब दिखाना पड़ेगा गुस्सा। ठीक है, तो इसको, तो विचार, भावनाएं और व्यवहार को सही दिशा मिलती है। ठीक है, कंट्रोल होगा तो भी सही दिशा मिल जाएगी गुस्से को भी। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि धैर्य और ईमानदारी और आप करुणामय होते हैं तो आपके जो भावनाएं होती है वो ज़्यादा सही दिशा में रहती हैं हमेशा। ठीक है, तो एथिकल वर्च्यू क्या है? इंसान के चरित्र का हिस्सा होती हैं और ये लगातार अभ्यास से विकसित होती हैं। मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था बहुत, कैरेक्टर कैसे बनते हैं, आचरण कैसे बनता है, बार बार रिपीट करने से कोई
चीज़ जो है एक समय के बाद आपका आचरण बन जाता है। आपका आचरण एक बार आपका चरित्र निर्धारित कर देता है कि आप बहुत ज़्यादा बार बार गुस्सा कर रहे हैं, तो आपका चरित्र जो है बोला जाएगा लोगों के द्वारा कि अरे बड़ा गुस्से वाला है, ठीक नहीं है ये। और वही आचरण आपका ईमानदारी से तमीज़ से बात करने वाली, तो कहेंगे नहीं व्यक्ति अच्छा है, इसका आचरण ठीक है और कैरेक्टर ठीक है इसका, ठीक है। बार बार अभ्यास करने से ये सारे आपके आचरण और कैरेक्टर बन जाते हैं। समझ में आ गया? अब एथिकल वर्च्यू को हम सुकरात के अकॉर्डिंग समझेंगे कि सुकरात क्या बोलते थे कि एथिकल वर्च्यू क्या है। सुकरात का नाम आते ही सीधे ज्ञान 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 ज्ञान, दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए, ज्ञान ज्ञान की बातें हमेशा करते थे। तो क्या कहते हैं कि असली ज्ञान ही असली ज्ञान से नैतिकता आती है, ठीक है। तो ज्ञान ही एथिकल वर्च्यू है, इनका कहना था। तो सवाल मन में आएगा कि असली ज्ञान क्या है। सुकरात के लिए असली ज्ञान ये था कि व्यक्ति को सही और गलत का फर्क मालूम होना चाहिए। क्या सही है क्या गलत है, यही ज्ञान है, ठीक है। सही क्या है गलत क्या है, गलत का सही गलत का फर्क होना समझना, यही उनके लिए ज्ञान था, यही सद्गुण था, ठीक है। वो ये कहते थे असली ज्ञान ही यही है, इसी पे जोर देते थे। तो सही व गलत क्या है यह समझना, अगर इंसान को यह समझता है तो वह अपने स्वभाव से अच्छा व्यवहार करेगा, ये इनका मानना था। ये थे सुकरात। उनका मानना था कि ज्ञान ही सद्गुण है। अभी बोला मैंने ज्ञान ही सद्गुण है। ज्ञान ही सद्गुण है मतलब ज्ञान क्या है, तो ज्ञान अभी उनके लिए क्या ज्ञान था कि व्यक्ति को सही गलत की समझ होना चाहिए। तो जो सही गलत का समझ है वही सद्गुण है, ठीक है। समझ में आ गया? अब आएंगे प्लेटो, उनके शिष्य हैं। सुकरात के ये शिष्य हैं और जो है प्लेटो ने सुकरात के विचारों को और आगे बढ़ाया था, ठीक है, और आगे बढ़ाया था। तो इंसान की आत्मा, इन्होंने कहा कि इंसान की आत्मा में 4 मुख्य गुण होते हैं। प्लेटो सुकरात ने क्या बोला था? ज्ञान। अब इन्होंने 3 चीज़ और ऐड कर दी, कहा कि ज्ञान तो होना ही चाहिए, साहस होना चाहिए, संयम होना चाहिए, न्याय भी होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने 4 चीज़ें और ऐड कर दी। इसीलिए मैंने बोला कि प्लेटो ने सुकरात के विचारों को और आगे बढ़ाया। तो एक अच्छा जीवन वही है जो इन गुणों को अपने जीवन में विकसित करता है, ठीक है। एथिकल वर्च्यू वही है। जैसे अर्जुन जो है, अर्जुन जैसे योद्धा को साहस और न्याय दोनों का पालन करना चाहिए। अर्जुन था महाभारत में, उसी की बात कर रहे हैं। अब आते हैं एथिकल वर्च्यू में तीसरे आदमी। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, प्लेटो के शिष्य आ गए अरिस्टोटल। इनको अरिस्टोटल भी बोलते हैं अंग्रेजी में, हम लोग हिंदी में से इनको बोलते हैं अरस्तु, ठीक है। तो अरस्तु के लिए जो एथिकल वर्च्यू क्या है, वो कहते हैं कि मध्यम मार्ग। ऐसा नहीं लग रहा कि महात्मा बुद्ध जैसा कुछ बोल रहे हैं, कहते हैं कि गोल्डन मीन, मध्यम मार्ग को इंग्लिश में गोल्डन मीन बोल रहे हैं कि गोल्डन मीन से जोड़ा उन्होंने कहा कि सद्गुण का मतलब तो अतियो होता है ना, अति कर दिया मतलब अतियो मतलब एक्सट्रीम्स, अतियों के बीच संतुलन बनाए रखना है, ठीक है। एक्सट्रीम्स के बीच संतुलन बनाए रखना है। गोल्डन मीन जो है अरस्तु का मानना था कि एथिकल वर्च्यू जो है मध्यम मार्ग है। अब कह रहे हैं कि अतियों के बीच में संतुलन लेना ही जो है एथिकल वर्च्यू है। क्या है? तो कहा कि एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। उन्होंने कहा कि साहस एक वर्च्यू है, लेकिन ज़्यादा बहादुरी जो कि लापरवाही होती है, ज़्यादा बहादुरी या कम साहस यानी डरपोक होना बुराई है। ज़्यादा बहादुरी दिखाना, ज़्यादा डरपोकपन दिखाना, ठीक है, ये एथिकल वर्च्यू नहीं है। ये दोनों के बीच में जब हम आएंगे ना कि साहस भी हो, हल्का अपना डर भी बनाए रखना है, ठीक है, ये एथिकल वर्च्यू है। हाँ, हल्का डर बना रहेगा तो आपको कहीं से स्केप करना हुआ, जहाँ से माइंड बना कि अगर बहुत ज़्यादा दुश्मन है, आप अकेले 2-10 लोग हैं, आप चाहें कि हम बहादुरी ही दिखाएंगे, मर जाएंगे यहाँ पे, तो वो कहते हैं कि बेवकूफ़ी हरकत है ये। अब सामने दिख रहा है कि हज़ारों की सेना है और आप लोग 10 लोग हैं, तो आपको क्या करना है? स्केप करना है वहाँ से, सीधे 1, 2 और 4 हो जाना है ताकि आप तैयारी कर सकें। तो ये कहा गया कि अगर यहाँ पे कोई एक्सट्रीम बहादुरी दिखा रहा है कि हम तो चीर देंगे, तो इनका कहना था कि मूर्ख है आदमी, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये इधर से 1000 सेना लेके पहुंच गए, ठीक है, एक व्यक्ति 1000 सेना लिया है और एक व्यक्ति 10 सेना लिया है। अब 1000 सेना वाला ये सोचे कि यार हम बहादुरी नहीं दिखाएंगे यहाँ पे,
ये तो 10 लोग हमको मार दिए तो 1000 लोग हम लोग तो दीनहीन है, 10,000 लोग हम मार दिए जाएंगे 10 लोग के द्वारा, तो ये कहते हैं डरपोक है, ये भी नहीं करना है। समझ में? तो देखना कि संयम और रणनीति के हिसाब से देख लेना कि कब हमको हमला करना है, कब नहीं हमला करना है। ये इसी की बात कर रहे थे कि समझ के मध्यम मार्ग निकालो पहले। तो इसको कहते हैं एथिकल वर्च्यू। ये इसको बोलते थे कि एथिकल वर्च्यू यही है, बहुत ज़्यादा बहादुरी नहीं दिखानी, बहुत ज़्यादा डरपोक नहीं बनना है, उसके बीच का मध्यम मार्ग जो है, मध्यम मार्ग को ये एथिकल वर्च्यू बोलते थे अरस्तु। और एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, अभी तो भारी भारी एग्जांपल ले लिया। रोहन को गुस्सा आता है लेकिन वह उस पर काबू रखता है, सही समय पर अपनी बात कहता है, यही एथिकल वर्च्यू है। क्या? सही टाइम का वेट करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा, लेकिन जितना पढ़ा है उसको समराइज करेंगे एक झटके में कि एथिकल वर्च्यू जो है वो आदतें, वो गुण है जो इंसान को नैतिक बनाती है। ठीक है, सुकरात, प्लेटो और अरिस्टोटल ने इसे अलग अलग दृष्टिकोण से समझाया है, पर सभी का मानना था कि इंसान के अच्छे चरित्र का आधार है ये। एथिकल वर्च्यू जो है इंसान के अच्छे चरित्र का आधार है। अभी तक जितना पढ़ा उसको समराइज किया। ठीक है, समझ में आया? ये अभी तक जो हमने पढ़ा वैल्यूज में, वैल्यूज हम पढ़ रहे थे ह्यूमन इंटरफेस, वो खत्म हो गया। एथिक्स के सिलेबस का एक मेजर पार्ट जो है अब खत्म हो चुका है। अब हमको इसमें बस ये पढ़ना है कि लीडर्स, थिंकर्स, उनसे हम कौन से वैल्यूज सीख सकते हैं, उसको समझना है हमको। ठीक है, वो उसमें आपको नोट्स में बहुत सारे लिख के दिए हुए हैं, लेकिन मैं सब नहीं पढ़ाऊंगा। मैं एक जो है वेस्टर्न प्रशासक को उठाऊंगा, एक जो है इंडिया के प्रशासक को उठाऊंगा, एक वेस्टर्न थिंकर को उठाऊंगा, और एक इंडिया के थिंकर को उठाऊंगा, एक वेस्टर्न फिलोसोफर को उठाऊंगा, और एक इंडिया के फिलोसोफर को उठा के समझा के आपको वो नोट दे दिया जाएगा। आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें, क्योंकि सबको पढ़ाना ठीक नहीं, वो पढ़ के आप समझ लेंगे। बस आपको हिंट दे देना है एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए कि उनसे वैल्यू सीखना कैसे है हमें। मान लीजिए हिटलर है, तो हिटलर से कौन से वैल्यू सीखे जा सकते हैं। नेपोलियन है, तो उससे हम कौन से वैल्यू सीख सकते हैं। गांधी जी से क्या सीख सकते हैं, भगत सिंह से क्या सीख सकते हैं, अंबेडकर से क्या सीख सकते हैं, सरदार पटेल से क्या सीख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू से क्या सीखेंगे, रानी मंगल पांडे से क्या सीख सकते हैं हम। उनके वैल्यूज़ क्या थे जीवन में, तो उनसे क्या सीखना है, उनको प्रशासन में कैसे इस्तेमाल करना है, अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे इस्तेमाल करना है, उस पर बात होगी। ये यहाँ पे आपका वैल्यूज़ वाला पूरा पोर्शन खत्म। समझ में आया? ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता IAS।